हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज यूपी पीसीएस उत्तर लेखन अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आज के वीडियो में भी पॉलिटी के ही करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हर एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टास्क आप लोगों को दी जा रही है उसको बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से समझिए, और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस वही लिखिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के टेलीग्राम पे ऐसे आते हैं। हाँ यार, कुछ लोगों से निवेदन ये भी है कि अपने उत्तर को कॉपी मत किया कीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सारी कॉपीज़ ऐसी देखी हैं जो कि जो भी आप लोग लिखते हैं उत्तर, वो किसी और कॉपी से कॉपी मत किया कीजिए, ठीक है। किसी के उत्तर से अपना उत्तर मत लिखा कीजिए। मैं यहाँ पे आपको लेआउट समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग समझा रहा हूँ, आपको कंटेंट बता ही देता हूँ, पर आप उसको अपनी भाषा में लिखा कीजिए, कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉपी ही कर रहे हैं फिर उद्देश्य क्या रहा, इस सीरीज का उद्देश्य क्या रहा। आप अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, आप उत्तर लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या रहा? कोई मतलब नहीं रहेगा, बेमतलब की हो जाएगी आपकी मेहनत। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप शुरू शुरू कीजिए, आप लिखना लिखना शुरू कीजिए। जैसे भी लिखा जा रहा है उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। देखो बहुत सारे लोगों के इम्प्रूवमेंट हो भी रहे हैं, मैं यहाँ पे मार्क करके भी दे रहा हूँ। तो किसी से नकल मत कीजिए, ठीक है, कॉपी मत कीजिए। नहीं तो मुझे क्या है, मुझे तो कॉपी चेक करना है, तो मैं कॉपी चेक तो कर ही दूंगा, बट लॉस तो आपका होगा ना। ये आंसर आप लोग अभी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका दिमाग चले, आपका दिमाग सोच पाए। एक लिमिटेड समय में अच्छे से अच्छी सामग्री आप अपने उत्तर में डाल सकें, ये इसलिए प्रैक्टिस की जा रही है, कॉपी करने के लिए नहीं की जा रही है। यहाँ पे कोई प्राइज़ थोड़ी ना मिल रहा है यार। प्राइज़ तो आप लोगों को मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आप किसी पद पे जाएंगे, वो आपका प्राइज़ है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। ये ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन है, अधिकरण से क्वेश्चन है। अधिकरण क्या है और अनुच्छेद 323 ए और 323 बी में यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस पूछा गया है आपसे, ठीक है। अनुच्छेद 323 ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 बी से किस प्रकार भिन्न है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको अपना जो भी डेटा आपने प्रीलिम में पढ़ा है, मैं यहाँ पे रिवाइज भी आपका करा दे रहा हूँ, बस उसको डाल देना है अपने उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला इंग्लिश देख लें अपना, पॉज कर लेना वीडियो। चलिए यहाँ पे माइंड मैप क्या रहेगा हम लोगों को, इंट्रोडक्शन में अधिकरण के बारे में बता देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है कि अधिकरण क्या है, तो ठीक है यहाँ पे अधिकरण के बारे में बता देंगे। इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ बता देंगे, ठीक है। मेन बॉडी में क्या है, मेन बॉडी में यहाँ पे भिन्नता ही पूछी है, डिफरेंस पूछा गया है। तो सभी ट्रिब्यूनल्स का यहाँ पे जो 323 ए के अंतर्गत आते हैं ट्रिब्यूनल्स, या फिर 323 बी के जो के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल्स आते हैं, उन सभी का क्षेत्राधिकार बता के यहाँ पे डिफरेंस हम लोग बता देंगे, और लास्ट में कॉन्क्लूड कर देंगे उत्तर। तो आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रो में हम लोग यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्या बताते हैं। ट्रिब्यूनल्स हैं क्या, बेसिकली ये अधिकरण जो होते हैं ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। इसमें हम लोगों ने एक अलग से वीडियो भी किया था, बहुत अच्छे से सीखा भी था कि ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं वो होती हैं जो वास्तव में न्यायपालिका नहीं होती हैं, लेकिन न्यायपालिका की तरह काम करती हैं, ठीक है। उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होते हैं, जजेस नहीं होते हैं, जस्टिस नहीं होते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं, उनके जो काम है, उनके जो वर्क हैं, उनकी जो एक्टिविटी हैं, वो जुडिशरी से मैच करती हैं। क्योंकि डिसीजंस आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे ट्रिब्यूनल से डिसीजन रेंडर करते हैं, तो उनके डिसीजन संस्थाओं को मानने पड़ते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि उनको चैलेंज फिर सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे परिचय में ये बता देना है कि ये किस तरह की संस्था है, और बेसिकली यहाँ पे इनका उद्देश्य क्या है, ट्रिब्यूनल्स को बनाने का उद्देश्य क्या है। जब यहाँ पे ऑलरेडी भारतीय राज्य व्यवस्था में एक एक अंग के रूप में काम करती है जुडिशरी, है ना, तो फिर ये ट्रिब्यूनल्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे उद्देश्य में वो चीज़ें आ जाएंगी। इनका पर्पज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ के रखें हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट फास्ट डिस्पोजल का आ जाएगा, त्वरित निर्णय का आ जाएगा, ठीक है, त्वरित निर्णय का आ जाएगा। एक्सपर्ट का यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स में या फिर अधिकरण में एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो जो भी मुद्दा रहता है टेक्निकल, खासतौर से टेक्निकल जो मुद्दे रहते हैं, तो यहाँ पे हेल्प हो जाती है इनको, उनको रिजॉल्व करने में, इनको डिस्पोज करने में, केस को, मुकदमे को डिस्पोज करने में हेल्प हो जाती है। और ये जो अधिकरण प्रणाली है, ट्रिब्यूनल सिस्टम है, ये बिल्कुल पैरेलल चलती है जुडिशरी के। और उद्देश्य में यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आ जाएगा कि जुडिशरी का जो वर्कलोड है वो थोड़ा बहुत कम हो सके ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से, ट्रिब्यूनल्स की सहायता से, ये भी एक उद्देश्य है। हालांकि इनका जो उल्लेख है वो मूल संविधान में तो था नहीं, इनको बाद में जोड़ा गया था। और ये जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान संशोधन नंबर 42वां 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से इन अधिकरणों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। तो ये इतनी बातें इंट्रोडक्शन में आप डालेंगे अपने क्वेश्चन में। मेन बॉडी में यहाँ पे डिफरेंस ही बताना है, कोई डायनेमिक क्वेश्चन तो है नहीं, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिफरेंस बता दीजिए जल्दी से। 323 ए में जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख है, वो ऐसे ट्रिब्यूनल्स का यहाँ पे स्थापना की जा सकती है संसद के द्वारा
जो केवल और केवल पब्लिक सर्विस मैटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। केवल और केवल सार्वजनिक सेवा संबंधी मामलों के लिए जो स्थापना की जाती है अधिकरण की, ऐसे अधिकरण 323 ए के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, ये चीज़ पहली है। और 323 में ऐसे ट्रिब्यूनल्स आते हैं जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित नहीं है, यानी प्रशासनिक सेवा से अलग जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स हैं वो 323 बी के अंतर्गत उनकी स्थापना की जाती है। जैसे जैसे कर नियंत्रण वाले मामले हों, या फिर विदेशी मुद्रा वाले मामले हों, भूमि सुधार वाले मामले हों, इन सभी मामलों पर जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो 323 बी के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर है। जैसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं भी, आप एग्जांपल्स में डाल सकते हैं। जैसे एक ट्रिब्यूनल कैट है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 के अंतर्गत बनाया गया है, क्योंकि ये सार्वजनिक सेवा संबंधी जो है मामले वो उनको देखता है। टैक्स से संबंधित अगर आपको एग्जांपल डालना है तो आप आईटेट का दे सकते हैं ना। आईटेट होता है एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक एनजीटी हम लोग पढ़ते ही हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक सेस्टेट भी होता है, सेस्टेट। ये सब पढ़े होंगे ना ट्रिब्यूनल्स में। सेस्टेट यानी सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होता है जिसे सेट बोला जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा कि सार्वजनिक सेवा संबंधी यानी पब्लिक सर्विस से संबंधित अगर ट्रिब्यूनल कोई होगा तो वो 323 ए के अंतर्गत रखा जाएगा, और सार्वजनिक सेवा संबंधी के अलावा जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनको 323 बी के अंतर्गत रखा जाता है। ये पहला डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है, भिन्नता बतानी है कि 323 ए की स्थापना केवल और केवल संसद के द्वारा ही की जा सकती है, और जबकि 323 बी के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल्स आते हैं, अधिकरण आते हैं, उनकी स्थापना संसद तथा राज्य विधानसभा राज्य विधान मंडल, यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। विधानसभा दोनों का ही रोल होता है। विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे संसद और राज्य विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का यहाँ पे दोनों के द्वारा यहाँ पे स्थापना की जा सकती है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, आसान सा था। तो ये दो डिफरेंस, आप और भी डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे, तमाम डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देख लेना, चूंकि यहाँ पे अगर आपको 150 शब्दों में लिखना तो ठीक है, फिर दो डिफरेंस 3 डिफरेंस ठीक है। 200 250 में 200 में अगर पूछेगा तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा देना, और फिर लास्ट में आपको अपना उत्तर कॉन्क्लूड कर देना है, ठीक है। तो इन्हीं कुछ अधिकरण का यहाँ पे एग्जांपल देके बता देना कि ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी का तो एक अपना अहम रोल है ही, लेकिन साथ में इन ट्रिब्यूनल्स की सहायता से, अधिकरण की सहायता से भी बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे मामलों में तेजी दिखाई पड़ी है। अगर इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स भी अगर आप कोट कर देते हैं अपने निष्कर्ष में तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया ट्रिब्यूनल्स पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पूछा है, विशेषताओं के बारे में ही बताना है। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा रिकॉल करना है। पर्पज क्या है, आप क्या है यहाँ पे सारा रिकॉल करना है, सारा याद करना है फिर से, और सारी विशेषताएं जो भी आपने पढ़ी हैं उनको लिखना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पढ़िए पहले। कई सारे देशों के संविधान से उधार ली गई विशेषताओं के बावजूद भारत का संविधान अद्वितीय बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिकनेस जो यहाँ पे पूछा गया है, इसके इंक्लिनेशन में आपको थोड़ा सा उत्तर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, विवेचना करना है। 250 शब्दों का क्वेश्चन है। डिस्पाइट हैविंग फीचर बोरोड फ्रॉम, ये पढ़ लेना अपने इंग्लिश वाला, पॉज कर लेना। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आप शुरू करते हैं, लेआउट शुरू करते हैं, माइंड में आप शुरू करते हैं। हम लोग पहले अपने भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में बता देंगे, ठीक है। फिर ये भी बता देंगे कि ये जो बोरोड प्रोविज़न हैं जो हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने लिए हैं बाहर के देश से, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब सारे मत लिखने बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर 2 पन्ने इसी से भर जाएंगे जो हम लोगों ने बाहर से लिए। कुछ मुख्य मुख्य एग्जांपल दे देना। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिकनेस जो पूछा गया है, अद्वितीयता जो आप शो कराएंगे, प्रूव कराएंगे, वो कैसे प्रूव कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा बाकी संविधानों से, ठीक है। भारत द्वारा अपनाए गए संशोधित प्रावधान, देखो यहाँ पे संशोधित लिखा है ना, ये संशोधित का क्या मतलब है कि हम लोगों ने एज इट इज़ तो उठा नहीं लिए, जो हमारी ज़रूरत थी, जो हमारी जनता की आवश्यकता थी, उसी के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविज़न लिए हैं बाहर से। कॉपी कॉपी तो कर नहीं दिया है, कॉपी पेस्ट तो पूरा कर नहीं दिया है, ज़रूरत के हिसाब से किया गया है। तो यहाँ पे इसलिए संशोधित शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेन बॉडी का हिस्सा रहेगा, ठीक है। बाद में कंक्लूड करेंगे उत्तर को। यहाँ पे लिख देंगे कि भारतीय संविधान में कई विशेषताएं विभिन्न देशों से ली गई हैं, उदाहरण के तौर पे ये दिखा देना, ठीक है। ये सब ये हम लोग प्रीलिम में पढ़ते रहते हैं, ये सब आसान है।
जैसे संसदीय स्वरूप जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट की अगर बात हो, मौलिक अधिकार की, यूएसए से लिया गया है। फ्रांस से अगर बात हो तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श थे, है ना, ये फ्रांस से लिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है। डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये आयरलैंड की। यहाँ पे मतलब 4-5 एग्जाम्पल दे देना, सारा मत लिखने बैठ जाना, नहीं तो वहाँ पे पूरा समय चला जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, आप लोग लिखते हैं ना जब अपना उत्तर, तो आप उदाहरण को ईजी लिख देते हैं। ईजी मत लिखा कि आप उदाहरण ही लिखा करें, भले ही इसको शॉर्ट लिख दिया करें, ऐसे लिख दिया करें, तब भी ठीक है। चलिए यहाँ पे अब मुख्य भाग देखिए। यहाँ पे यूनिकनेस बतानी है कि बोरो तो किया है हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन फिर भी ये यूनिक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, तो आपको इसी इसी के झुकाव में आपको अपना उत्तर लिखना है। तो ये झुकाव कैसे आएगा? आपको जब तुलना करेंगे तो फिर अपने आप इंक्लिनेशन हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर का इंक्लिनेशन हो जाएगा जो प्रश्न में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ही कर लेते हैं कि सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ठीक है। लेकिन अगर बाकी देशों का देखें तो यूके की अगर बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ठीक है, कोडिंग कुछ है ही नहीं है। और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में तो केवल और केवल 7 आर्टिकल हैं, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो 395 मूल संविधान में थे, अब तो शायद 470 प्लस है ना। तो ये भी एक विशेषता हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूनिक बनाता है हमारे संविधान को, सोवरेंटी, संप्रभुता। ये संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है। डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो हमारी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, हमारे देश के द्वारा लिए जाते हैं, हमारे देश के चीफ के द्वारा लिए जाते हैं, हमारे देश के कानून के द्वारा सब कुछ गवर्न होता है, हमारे देश के संविधान के द्वारा सब कुछ गवर्न होता है। हमारे देश में किसी दूसरे देश का ऑर्डर या फिर किसी दूसरे देश के चीफ का आदेश, इस तरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये सोवरेंटी का मतलब होता है। और अगर भारत में बात करें तो भारत में सोवरेन कौन है? सोवरेन हमारा संविधान है, ठीक है। संविधान सोवरेन है, संविधान संप्रभु है। जबकि आप यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ पे संविधान संप्रभु नहीं है, वहाँ पे संसद संप्रभु है। इन दोनों का मतलब समझते हैं? इन दोनों का मतलब है कि अगर संविधान संप्रभु लिखा है तो यहाँ पे सब कुछ गवर्न हो रहा है संविधान के द्वारा। अगर जिस देश में संविधान संप्रभु है और उस देश में जो भी संस्था हैं वो सारी संस्थाएं संविधान के अनुसार ही गवर्न होगी, भले ही वो संसद क्यों ना हो, ठीक है। संसद भी संविधान के अनुसार ही गवर्न होगी, संचालित होगी। भले ही संसद कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन सब कुछ अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन संसद अगर संप्रभु है किसी देश की, तो सब कुछ गवर्न होगा संसद के अनुसार, ठीक है। संसद के अनुसार संसद जो चाहे वो कर सकती है, वहाँ पे सर्वे सर्वा संसद होती है। और संविधान जहाँ पे संप्रभु है वहाँ पे संविधान ही सर्वे सर्वा होता है। ये संप्रभु का मतलब हो गया। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर देंगे, ठीक है, कि ये यूनिकनेस है हमारी। दूसरी यूनिकनेस आप बताएंगे, क्वासी फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ वर्क करता है, ठीक है। ना तो हम कठोर हैं, ना ही हम यहाँ पे लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ना ही हम एकात्मक हैं पूरी तरीके से, ना ही हम पूरी तरीके से संघात्मक हैं। तो ये भी एक खूबी है हमारे संविधान की, एकात्मकता की तरफ हमारा जो झुकाव है वो ठीक है, झुकाव तो है, इंक्लिनेशन तो है एकात्मकता की तरफ, लेकिन हम संघीय व्यवस्था पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। हमारा संविधान संघीय व्यवस्था को भी स्थान देता है। बाकी एकात्मकता का ये रूप कभी कभी दिख जाता है, वो हम सब पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़े हैं, कई बार पढ़ते भी रहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कब देखते हैं? इमरजेंसी के पीरियड में देखते हैं कि जब केंद्र बहुत मजबूत हो जाता है तो एकात्मकता का झुकाव हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर संघीय व्यवस्था थोड़ी सी चरमराती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पे एकात्मक हो जाता है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में तो भैया केंद्र और राज्य के अपने अपने यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अपने संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक क्षेत्र में अपने काम करते हैं। तो ये हमारे मेन बॉडी का हिस्सा हो जाएगा। एक आध डिफरेंस यहाँ पे इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का भी दे सकते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है ये इसका प्रकार बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है ऊपर, है ना, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, साथ में ट्रिब्यूनल भी कर सकते हैं, है ना, ट्रिब्यूनल कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली कोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली कोर्ट के साथ साथ यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लोअर लेवल में बहुत सारी कोर्टें चलती हैं, लेकिन ये सब में अपने आप में अलग नहीं है, ये सब इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि केंद्र का सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों का हाई कोर्ट है और जिलों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन जुडिशरी की ये खूबी है कि यहाँ पे जो भी कानून होगा, चाहे वो केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, उसको सुप्रीम कोर्ट भी लागू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो लागू कर ही सकती है, ठीक है, यहाँ पे चीफ ऑर्गन है। हाई कोर्ट भी यहाँ पे केंद्र का
केंद्र का कोई कानून लागू कर सकता है और राज्यों का तो करेगा ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जुडिशरी का कोई भी ऑर्गन को उठा लो, यहाँ पे केंद्र और राज्य का कानून कोई भी लागू करा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जैसे अगर आप यूएसए में बात करें तो यूएसए में जो केंद्रीय कानून है, संघीय कानून है, उन कानूनों को लागू कराने वाली संस्था केंद्र की ही न्यायपालिका है। ठीक है, और राज्यों के जो कानून है उनको लागू कराने की संस्था राज्य की न्यायपालिका है। ठीक है, तो अलग अलग है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस ये दे सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट का भी आप एक यहाँ पे यूनिकनेस बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सीमा ही नहीं लगी है, असीमित नहीं है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड किए हैं संविधान ने, वो असीमित नहीं प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए। तो ये भी यूनिकनेस है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ फंडामेंटल राइट। बहुत से देशों में तो ये भी नहीं है, कुछ भी कोई भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, ये सब देखते रहते हो अब न्यूज़ वगैरह में। तो ये भी एक यूनिकनेस तो है ही हमारे संविधान की। और यहाँ पे एक यूनिकनेस आप स्ट्रिक्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी की दे सकते हैं। कठोर और लचीला संविधान की जो विशेषता हम लोग पढ़ते हैं कि यूएसए का और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो कठोर है। अगर हम कंपेयर करें, कंपेरेटिवली अगर देखें तो भारत का यहाँ पे जो संविधान है वो थोड़ा सा लचीला है। ठीक, ये हमारी विशेषताएं थीं जो यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं बाकी संविधानों से। तो यहाँ पे देखो सिंपल हैं तो विशेषताएं, लेकिन क्वेश्चन में यूनिकनेस पूछा था ना, तो हमें कुछ हर एक पॉइंट में आप देख रहे होंगे ना कि एक देश को लिया है हमने, कंपेयर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तभी यूनिकनेस पता चलेगी। सिर्फ विशेषताएं लिखने से काम नहीं चलेगा, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तभी उत्तर अच्छा होगा जब आप साथ में और देशों के संविधान की विशेषताएं भी बताएंगे अपने संविधान के साथ साथ, तभी तो पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, तभी तो पता चलेगा कि हम बेटर क्यों हैं, है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंक्लूड कर देना आप अपने उत्तर को कि उपर्युक्त विशेषताओं से दृष्टिगत होता है कि हमारा भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दर्शाता है, या केवल उधार लिया गया बस्ता नहीं है, या फिर उधार लिए गए दस्तावेज नहीं है। इस तरीके से आप अपना कंक्लूड कर देंगे उत्तर को। जनता की आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने सारे प्रोविजंस को डाले हैं। दूसरे देशों की जो भी अच्छी विशेषताएं थी उनको लिया गया है, लेकिन जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, इसको लिख के बताइएगा, भेजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए चलते हैं।